हेलो एवरीवन, जो हम एमपीजीके की सीरीज कर रहे हैं इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। हम पहले मध्य प्रदेश पूरा करवा चुके हैं ए लेक्चर 3, लेकिन चूंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इसमें हमने लेक्चर 1 लिखा है। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश एक परिचय जो हमने क्लासेस करवाई हैं वो नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर देख लीजिए। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तब आपका एमपीजीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका जो एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका जो एमपीजीके का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास और पुरातत्व अतीत का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। जो हम लूसेंट से अभी तक हिस्ट्री की क्लासेस ले चुके हैं उसमें हमने जो प्राचीन भारत करवाया था उसमें हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में हम इतिहास को पढ़ते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है इतिहास। प्रागैतिहासिक काल हम उसको कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और आधे ऐतिहासिक काल हम उसे कहेंगे जिसमें लिखित तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, और इतिहास में जो लिखित है उसे हम इतिहास कहते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रारंभिक केंद्र रहा है। मानव सभ्यता और संस्कृति का जो विकास है उसका प्रारंभिक केंद्र मध्य प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर मानव इतिहास के सुविधापूर्ण अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक काल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को हमने 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, जिसे हम आधि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अब पुरापाषाण काल हम देख लेते हैं। तो पुरापाषाण काल में जो मध्य प्रदेश है दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार एवं सोन आदि नदी घाटियां तथा भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन एवं पचमढ़ी आदि स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। आगे हम इसको जो मानचित्र है उसमें भी देखेंगे। नर्मदा घाटी पाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही है। नर्मदा घाटी से ही सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। यदि आप इस वीडियो को सुन लेते हैं, इससे आपको एक ऑडियो बुक की तरह सुनना है जिससे आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। यदि आप पढ़ नहीं सकते तो आप इसे सुन लीजिए। यहाँ पर हस्तनिर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं को औजार या हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस काल के प्रमुख औजारों में बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, खुरचन तथा मुष्ट आदि सम्मिलित थे। ये कुल्हाड़ियाँ नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुधाना, कैन घाटी, बरखस, संग्रामपुर तथा दमोह जिले से प्राप्त हुई हैं। अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वज्ञ डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म, मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए, जो अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में प्राचीनतम हैं। इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। डॉक्टर HD सांकलिया तथा सुपेरकर को महादेव पिपरिया होशंगाबाद से 860 औजार प्राप्त हुए तथा जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप जल प्रक्रिया द्वारा बेल्लित परत फ्लैक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं।
इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसे हमने पहले देखा पुरापाषाण काल, इसके बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय से R.V. जोशी ने मध्य पाषाण कालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ से मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाने जाने का प्रमाण भी मिलता है। जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से। आदमगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। C.L. कार्लाइल द्वारा वर्ष 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी। धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ गुफाओं बाघिन नदी के तट पर के समीप मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। भोपाल में स्थित मनु आभान टेकरी, नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ी के शैलाश्रयों से अनेक खांचेदार क्रोड तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। भोपाल के बैरागढ़ के निकट स्थित शैलाश्रयों में अर्ध चंद्राकार समलंब आदि नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ाघाट, तिलवाड़ा घाट तथा लमेटा घाट में नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त रीवा संभाग के अंतर्गत सोन नदी की तलहटी तथा ईटार पहाड़, बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य अनेक नवपाषाण कालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। रीवा जिले में चचाई जल प्रपात तथा गोविंदगढ़ तालाब के निकट लघु पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए हैं। दमोह जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित संग्रामपुर घाटी से वर्ष 1866 में नवपाषाण कालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल, जिसे हम आधि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के अवशेष मालवा क्षेत्र के नौदा, टोली, नागदा, कायथा, औरा, एरड़ तथा बैसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर उत्खनन से मृद भांड, धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। 1869 ईस्वी में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी, ताबा तथा एवं टिन निर्मित के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि वर्ष 1970 में डोंगरिया के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र। अब हमने कहा था ना आपसे कि आधि ऐतिहासिक काल, जिसमें आपको चित्र या कुछ लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसी को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो जो शैलाश्रय एवं शैलचित्र मिले हैं और स्थान, तो लिखी छाज शैलाश्रय करसा मुरैना से प्राप्त हुआ है। लिखी दंत शैलचित्र चंदेरी अशोकनगर से। दांता शैलचित्र बिजावर छतरपुर से। चुरनागुंदी शैलचित्र कांति होशंगाबाद से। निशानगढ़ काजरी शैलचित्र पचमढ़ी होशंगाबाद से। बेलखंदार शैलचित्र पचमढ़ी होशंगाबाद से। हर्रापाल शैलचित्र बोरी होशंगाबाद से। झिंझारी शैलाश्रय कटनी और रानी माची शैलाश्रय चितरंगी सिंगरौली से प्राप्त हुए हैं। रायसेन जिले के भीमबेटिका में लगभग 700 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 500 शैलाश्रय में चित्रांकन किया गया है। इन चित्रों के मुख्यतः लाल व सफ़ेद रंगों का उपयोग किया गया है। होशंगाबाद जिले पचमढ़ी के पनार पानी ग्राम में स्थित मामा भांजा शैलाश्रय में लगभग 29 चित्र हैं। आगे है मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नौदा टोली और महेश्वर के उत्खननों से विशिष्ट रूप की ताम्रपाषाणिक सभ्यता प्रकाश में आई। इसे मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। नौदा टोली नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर तथा महेश्वर नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
इस संस्कृति के अन्य स्थल नागदा, एरण, कायथा, मनौती तथा इनाम गांव हैं। इन संस्कृति से संबंधित स्थलों के उत्खनन एवं सर्वेक्षण का मुख्य श्रेय HD सांकरिया को जाता है। आगे है, इस संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा है। यह उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1964 में BS बाकड़कर ने की थी। मालवा के विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इन मृदभांड का अलंकरण ऊपरी आरेख एवं चिपकावा विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग से किया गया है। इसे मालवा की मृदभांड परंपरा कहा जाता है। यहाँ के निवासी गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का प्रयोग करते थे। इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य कृषि व पशुपालन था। HD सांकरिया ने इस संस्कृति की तिथि 1000 से 500 ईसा पूर्व अनुमानित की थी, परंतु रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार इसकी तिथि 1700 से 1200 ईसा पूर्व प्रतीत होती है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोह युग भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में लोहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य तथा धूसर चित्रित मृदभांड के अवशेष मालवा क्षेत्र तथा भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातत्वविद, अब क्षेत्र देख लेते हैं और पुरातत्वविद देख लेते हैं। नर्मदा घाटी सर्वेक्षण मैक्राउन, सोपेकर, RV जोशी, डॉक्टर HD सांकरिया, AP खत्री, सुब्बाराव, पीटनसन आदि। सोनघाटी सर्वेक्षण पुरातत्वविद हैं निसार अहमद। रीवा सतना क्षेत्र GR शर्मा और चंबल घाटी सर्वेक्षण AP खत्री, SK श्रीवास्तव, प्रो वाकणकर और ग्वालियर क्षेत्र के हैं BB लाल। इसमें देखो रीवा सतना क्षेत्र के GR शर्मा हैं, इसे याद रख सकते हैं। सोनघाटी सर्वेक्षण निसार अहमद, ग्वालियर क्षेत्र BB लाल, चंबल घाटी सर्वेक्षण AP खत्री और जो ये डॉक्टर सांकरिया हैं HD सांकरिया नर्मदा घाटी सर्वेक्षण के थे। अब आता है इतिहास, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब वो आता है जैसे उत्तर वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों एवं आरण्यकों में मध्य प्रदेश से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। कौशिक की उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण तथा वैदिकोत्तर साहित्य में रेवोत्तरम का उल्लेख मिलता है, जिसे इतिहासकार बेबर द्वारा रेवा नदी मानते हैं। महर्षि अगस्त के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक समूह बस गया था और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य, विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। आगे है पौराणिक कालखंड। पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोट नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ किया था। पुरुकुत्स ने रेखा नदी का नाम परिवर्तित कर नर्मदा रख दिया था। इसी वंश के मुचकुंद ने विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच मंधाता नगरी की स्थापना की थी। कालांतर में यदुवंश की हैहय नामक शाखा के राजा महेशमत ने मांधाता नगरी पर अधिकार कर लिया। इसका नाम माहिष्मति रख दिया था। अब हम मानचित्र में देख लेते हैं जो पुरातात्विक स्थल हैं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के, उसे हम मानचित्र में देखेंगे। इसमें हम पश्चिम से मंदसौर पहले देख लेते हैं। यहाँ से हिंगलाजगढ़, आवरा, इंद्रगढ़। आवरा जो है डॉक्टर HB त्रिवेदी के निर्देशन में ताम्रपाषाणिक सामग्री तथा रोमन सभ्यता से संपर्क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद उज्जैन, डागवाला, महेश्वर, खरगोन, पश्चिमी निवाड़,
HD सांकरिया के निर्देशन में ताम्रपाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है सीहोर, हथनौरा, नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी स्टेनगोन के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। सीहोर के पास में ही होशंगाबाद, आदमगढ़ कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। फिर वहीं पर है रायसेन भीमबेटका, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य निवास स्थल चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। विदिशा, फिर सागर से एरण कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में ताम्रपाषाणिक सामग्री तथा सती प्रथा के प्रचलन के प्रमुख उल्लेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है बैसनगर, चंदेरी, अशोकनगर, भरहुत और ग्वालियर, पवैया, ग्यासपुर। ये हमने कुछ मानचित्र में देख लिए हैं। इसके बाद हम पौराणिक कालखंड देख रहे थे। है वंश में कार्तवीर अर्जुन महाप्रतापी राजा था। इसने कारकोट के युद्ध में अनुपदेश को पराजित किया। अर्जुन के पश्चात जयध्वज, तालजंध व बीतिहोत्र ने शासन किया था। उस समय तुंडिकेर, दमोह, त्रिपुरी, तेवर, दसाण, विदिशा, अनूप, निवाड़, अवंती, उज्जैन आदि जनपद थे। रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतर तथा दंडकारण्य स्थित थे। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश दक्षिण कौशल के राजा तथा शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती सुबाहु ने दसायण विदिशा पर शासन किया था। रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार अंतिम वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से करुष नामक पुत्र द्वारा करुष देश की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ययाति के पुत्र यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का राज्य चरमावती, बेत्रवती और सुक्तिमती नदी तक विस्तृत था। बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत में वर्णित कुख्यात दैत्य दंतवक्र के नाम पर रखा गया है। दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया था, जिसके पश्चात वे गोपाल कक्ष कहलाए। इसी आधार पर ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी कहा जाने लगा। महाजनपद कहलाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लिखित 16 महाजनपदों 6ठी शताब्दी पूर्व में से चेदी व अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थे। चेदी और अवंती जो जनपद थीं वो कहाँ पर थी? मध्य प्रदेश में स्थित थी। अवंती यहाँ महाजनपद मध्य तथा पश्चिम मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। इन दोनों के मध्य बेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। जीवक के लेखक में विदिशा, गौनद, उज्जैन तथा माहिष्मती का उल्लेख मिलता है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य प्रसिद्ध नगर कुरघर तथा सुदर्शनपुर थे। अवंती बौद्ध धर्म का भी सुप्रसिद्ध केंद्र था। इसका बौद्धकालीन नाम अच्युतगामी तथा अच्युतगामिनी था। चेदी जो अब महाजनपद आता है अवंती और चेदी, तो चेदी राज्य का विस्तार सोन और नर्मदा घाटियों के मध्य था। परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासन था, जिसका विस्तार उत्तर में कालिंजय तक था। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी सुक्तिमती तथा सुक्ति साहवय थी, जिसे जातक कथाओं में सोत्थीवती कहा गया है। इसके बाद आता है मौर्य काल। विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त का गवर्नर प्रांतपति पुरुगुप्त शासन करता था। चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा व अवंती भी शामिल थे। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल था। उसने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था।
मध्य प्रदेश के गोजरा एवं रूपनाथ लघु शिलालेखों से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। गोजरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक देवनाम प्रिय प्रियदर्शिनी उल्लिखित है। महावंश के प्रमाण के अनुसार विदिशा या बेसनगर में अशोक की भेंट एक शक वंश के व्यवसायी की पुत्री देवी कुमार देवी से हुई, जिससे उसने विवाह कर लिया। गुप्त काल तक सांची का नाम काकनाद बाट था। यहाँ से अशोक का संघ भेद अभिलेख मिला, जिसमें उसने संघ भेद को रोकने के लिए राजाज्ञा प्रदान की। मौर्यकालीन स्मारक देख लेते हैं। इसमें हम सांची का स्तूप, हमने जो हेरिटेज साइट बताई थी आपको, मध्य प्रदेश एक परिचय जो हम पहले क्लास करवा चुके हैं, उसमें हमने बताया कि सांची का स्तूप जो है वो हेरिटेज साइट है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित था। 1818 में जनरल टेलर ने इसे सांची स्तूप की खोज की थी। तुमैन का स्तूप तुमैन विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित। यहाँ पर 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए थे। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। अब कसरावत के स्तूप, कसरावत जिला खरगोन में स्थित इतबरडी नामक टीले में के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। देवरकोडार के स्तूप, देवरकोडार जिला रीवा में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। पनगुड़ारिया का स्तूप पनगुड़ारिया से भी मौर्यकालीन प्रदक्षिणापथ युक्त स्तूप प्राप्त हुआ है। शुंग वंश, शुंग वंश जो है, इसके बाद आता है शुंग वंश। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार रहा था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करता था। शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे। शुंग वंश के 8वें शासक भागवत काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में ग्रीक राजा एटियोलकिडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। उसने यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे वर्तमान में खामबाबा के नाम से जाना जाता है। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित उचेहरा में भरहुत बुद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में करवाया गया था। अशोक द्वारा निर्मित कराए गए सांची के स्तूप में 4 दीवार और प्रवेश द्वार शुंग काल में निर्मित कराए गए हैं। इसके बाद आता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने विदिशा के शासक कन्नो को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सिमुक के प्रपौत्र सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा तथा अनूप तक अधिकार कर लिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के पूना तथा नासिक के शिलालेख में अनूप अकार पूर्वी मालवा तथा अवंती पश्चिम मालवा पर विजय प्राप्ति का उल्लेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण के शिलालेख में भी किया गया है। सातवाहन शासकों में राजा श्रीसात के नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर जो तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी जबलपुर में है जो, तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक के सिक्के भिलसा एवं देवास से प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी 165 ईस्वी से 193 ईस्वी के सिक्के वैसनगर, तेवर, देवास से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे है हिंद यवन। मध्य प्रदेश में हिंदी यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मेनांडर के सिक्के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं।
तथा उसी काल में रोमन शासकों के सिक्के मंदसौर जिले के आवारा से प्राप्त हुए हैं। शक वंश कायदमक वंश के चष्टन तथा उसके पौत्र रुद्रदामन के नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तथा उन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान से जीते गए सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार परास्त कर अन्य प्रांतों के साथ पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा और माहिष्मती के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया था। इस बात की पुष्टि टॉलेमी द्वारा चष्टन को उज्जैन का राजा बताए जाने से भी होती है। कायदमक वंश का संस्थापक चष्टन काठियावाड़ एवं उज्जैन में शासन करता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। चष्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। शक वंश से संबंधित सिक्के शिवपुरी, सांची, सिवनी तथा वैसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शक क्षत्रपों का अभिलेख उज्जैन से तथा महाक्षत्राय रुद्र सिंह का शिलालेख खैर खेड़ी से मिला है। श्रीधर बर्मन के अभिलेख ऐरण तथा सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो में हमने शक वंश तक मध्य प्रदेश का इतिहास देख लिया है। आगे हम कुषाण वंश नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बाद नागवंश, आभिर वंश, ऐसे हम मध्य प्रदेश का इतिहास कुछ ही दिनों में कर लेंगे। उसके बाद हम राजनीतिक व्यवस्था, जलवायु, मृदा अपवाह तंत्र, सिंचाई, वन्यजीव, पर्यावरण, ऐसे कुल 25 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे और आपको हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का महारथी बना देंगे। यदि आप इस सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हैं, अभी नहीं भविष्य में कभी भी आप देख रहे होंगे, तो आपका MPG के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को हम बार-बार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि MPG के आपका जो मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी में पूछा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।